हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस वीडियो में हम जानेंगे कंस्ट्रेंट मोशंस के बारे में। कंस्ट्रेंट जो होता है उसको बेसिकली हम समझते हैं कि मजबूरी, किसी सिस्टम में कोई चीज़ हमने पाबंदी लगा रखी है, कोई मजबूरी लगा रखी है, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट लगा रखा है, तो वो जो सिस्टम है एक पर्टिकुलर तरीके से ही काम करेगा, एक पर्टिकुलर तरीके से ही मूव करेगा, मोशन करेगा। तो वो चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी या कुछ एक पाबंदी, कोई एक रेस्ट्रिक्शन। तो बेसिकली हमें दो ही प्रकार के कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने हैं। पहला होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, दोनों एक ही चीज है, स्ट्रिंग या पुली कंस्ट्रेंट। और सेकंड जो कंस्ट्रेंट होता है वो होता है वेज कंस्ट्रेंट। तो यार स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट या पुली कंस्ट्रेंट की स्टडी हम तब करते हैं जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा पुली हो, एक या एक से ज्यादा रस्सियां हो, तो उस केस में हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं या उसको अप्लाई करते हैं। और वेज कंस्ट्रेंट जब भी हमारे पास वेज या दो बॉडीज कुछ इस तरीके से मूव कर रही है कि उनके बीच में एक वेज जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा हो, तब हम वेज कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि अलग अलग रस्सियां दी हो, पुलीज दी हो, अलग अलग ब्लॉक्स दिए हो, तो उनके बीच में अगर रस्सियां हो, पुली हो, तो अपन स्ट्रिंग या पुली कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे हमसे पूछता है एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ए बताओ, या वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी में क्या रिलेशनशिप है वो बताओ। तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स में हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट या पुली कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। वेयर एज अगर मान लो ऊपर एक ऐसी रॉड रखी है और अपने पास एक वेज दिया है, ठीक है, तो अपन बोलते हैं अगर ये रॉड नीचे गिरे तो ये वेज आगे खसकेगा। तो इनके स्पीड और एक्सेलरेशन के बीच में, जैसे ये वीबी, वीए या एक्सेलरेशन भी दिया हो सकता है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप फॉलो होगा वो अगर हमें बताना हो तो हम वेज कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यार इस वीडियो में अपन स्ट्रिंग एंड पुली कंस्ट्रेंट को समझेंगे बढ़िया तरीके से, इसके कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल भी बनाएंगे जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। और आपको मैं बताता हूं ये जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है इसको करने का मैं एक वर्चुअल वर्क तरीका आपको बताऊंगा और ये तरीका हर स्ट्रिंग के सवाल में लग जाएगा। सो चलो शुरू करते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड पुली कंस्ट्रेंट। तो इस टॉपिक में सबसे पहले अपन को जानना पड़ेगा स्ट्रिंग और पुली की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो स्ट्रिंग के बारे में अपन स्टडी करते हैं वो बेसिकली आइडियल स्ट्रिंग होती है, पहली बात। तो आइडियल स्ट्रिंग की खास बात ये होती है कि आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होती है, इसमें कोई मास नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली ये मासलेस होना एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो अपन बुक्स में ही मिलता है, वेयर एज रियल लाइफ में जो रस्सियां होती है उनमें कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो हमारा थ्योरेटिकल फिजिक्स है तो इसमें हम मासलेस या आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो मास के ना होने की वजह से अगर मैं बोलूं किसी भी टाइम पे अगर ये स्ट्रिंग मूव कर रही है, मतलब ए और बी अगर मूव कर रहे होंगे तो ये रस्सी भी मूव करेगी। सपोज ये v स्पीड से नीचे चल रही है तो ये भी v स्पीड से ऊपर जाएगी। देखो एक सिंपल सी बात समझना, अगर ये ब्लॉक a कुछ डिस्टेंस x चले तो ये रस्सी कुछ x खिसक जाएगी नीचे, राइट। तो इस रस्सी को भी x ऊपर खसकना पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे b भी x चल जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं a जो है x नीचे चले तो b भी x ऊपर चलेगा। और मैं अगर dx by dt लिखूं दोनों तरफ, मतलब इसका dx by dt मस्ट बी इक्वल टू इसका dx by dt, तो अपन बोल सकते हैं इसकी नीचे चलने की वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू इसके ऊपर चलने की वेलोसिटी। जितनी रस्सी यहां से नीचे आएगी उतनी रस्सी यहां से ऊपर जाएगी, राइट, दोनों ऐसे ही चलेंगे। तो ये भी बेसिकली एक कंस्ट्रेंट ही है, मजबूरी ही है कि ए अगर कुछ चले तो बी को भी उतना ही चलना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं ए का एक्सेलरेशन अगर ए होगा तो बी का एक्सेलरेशन भी ए ही हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मान लो ये रस्सी की वेलोसिटी किसी टाइम पे कुछ v है तो इस साइड भी v से चलेगा, राइट। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि रस्सी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो वो तो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², राइट। और यहाँ पे मास जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात सोचे तो आप सोचो जनरली पोटेंशियल एनर्जी भी तो mgh के फॉर्म में अपन लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग का कोई मास ही नहीं है तो अगेन mgh कैसे लिख पाएंगे, तो m की वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन को सीखना है कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में जो भी एनर्जी होती है वो या तो काइनेटिक या पोटेंशियल या दोनों के मिक्स्ड फॉर्म में हो सकती है। जैसे सपोज मेरे पास एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, वो मान लो जमीन से कुछ h हाइट पे मैंने प्लेस करके रखा है, ठीक है, और हो सकता है ये चल भी रहा हो v स्पीड से इसी पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है, कुछ जादू से अपन ने ऐसा कर रखा है। तो मैं बोल सकता हूं ना अगर इसका मास m है तो इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी उसके मास की वजह से। तो यार इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक और नजरिए से देखें कि अगर मैं एक ब्लॉक सोचूं मेरे सामने
और इस ब्लॉक पे कुछ ना कुछ इसका मास m है अगेन, ठीक है, इस पे कुछ ना कुछ हमने फोर्स लगाई और मैं बोलता हूं इसको कुछ दूरी तक मैंने इसको धकेला, कुछ d डिस्टेंस तक इसको पुश किया, तो मैंने कुछ ना कुछ इस पे वर्क किया होगा, राइट। और आगे जब हम वर्क एनर्जी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्क डन होता है बेसिकली वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फिलहाल आप इतना याद रखो, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो भी फोर्स होगा और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उनका डॉट प्रोडक्ट आप करा दो। तो डॉट कराने का क्या जुगाड़ है, फोर्स एफ एस कॉस थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो भी एंगल होगा उसका कॉस थीटा आप ले लेना। अब आप सोचो जो भी ये फोर्स ने वर्क किया होगा इस ब्लॉक को यहां से यहां खसकाने में, तो अपन ये देख सकते हैं कि उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया होगा, उस एक्सेलरेशन से कुछ ना कुछ इसकी स्पीड बढ़ गई होगी। तो अपन बोल सकते हैं इस फोर्स ने कुछ काम अगर किया होगा तो इस ब्लॉक की फाइनली कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से अपन सोचें अगर वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हम कुछ फोर्स ला के एक ब्लॉक को ऊपर लेके जाएं तो उसकी हाइट बदल सकते हैं। तो हाइट बदलने से अपन बोल सकते हैं जो भी वर्क होगा उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, घट भी सकती है। अगर हमने इस ब्लॉक को पकड़ के नीचे लेके आए तो उसकी हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हमने उसको ऊपर खसकाया सच दैट उसकी हाइट बढ़े तो अपन बोल पाएंगे कि वर्क डन बाय आवर फोर्स विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, राइट। तो अपन बोल सकते हैं जो भी वर्क डन होता है वो या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा या तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको आप समझो। तो इस बढ़िया से कॉन्सेप्ट को हम अगर इस सिस्टम में अप्लाई करें रस्सी के लिए, तो आप सोचो जैसे इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स ऊपर लग रही होगी और ये जा नीचे रहा होगा, और इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स अगेन ऊपर लग रही है और ये जा ऊपर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वर्क लगाऊं बोले तो जो भी वर्क डन बाय स्ट्रिंग होगा वो तो जीरो होना चाहिए। क्यों? अपन ने बोला जो भी वर्क डन होता है उसकी वजह से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी या तो दोनों चेंज हो सकते हैं। तो इसी बात को अगर अपन स्ट्रिंग के लिए अप्लाई करें तो अपन बोल सकते हैं कि जो भी स्ट्रिंग का टोटल वर्क डन होगा इस सिस्टम में, बोले तो इस पे वर्क डन, इस पे वर्क डन और पुली पे वर्क डन जो होगा वो टोटलिटी में जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहती हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो रहती है हमेशा, क्योंकि ये मासलेस होती है। तो इसी वजह से अपन बोल सकते हैं जो स्ट्रिंग का वर्क डन इन अ सिस्टम होता है वो जीरो होता है। तो यही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है बेसिकली, जिसको अपन वर्चुअल वर्क भी बोलते हैं। तो ये हो गई स्ट्रिंग की बात। इसी तरीके से अगर हम पुली की भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जाने तो यहाँ पे जो हम पुली को स्टडी करते हैं ये हमारी आइडियल पुली होती है, और बिल्कुल ही रस्सी की तरह आइडियल पुली भी जो होती है वो मासलेस होती है। तो अल्टीमेटली अपन ने क्या सीखा यहाँ से कि भैया जो स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग का पूरे सिस्टम में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, फर्स्ट पॉइंट। तो पुली की सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो पुली होती है वो मासलेस के साथ साथ फ्रिक्शनलेस भी होती है। तो फ्रिक्शनलेस होने से अपन ये समझ सकते हैं कि ये रस्सी इसके ऊपर ना एकदम स्लिप मारती रहती है, जो पुली है अपनी जगह पे बना रहता है, घूमता भी नहीं है। फ्रिक्शनलेस होने से ये रस्सी इसके ऊपर से स्लिप मार के निकल जाती है। तो इस वजह से अपन बोल सकते हैं ये पुली जो है घूमती भी नहीं है, चुपचाप से रुकी हुई रहती है पूरे सिस्टम में। तो अब अपन इस अपने वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करें, वर्चुअल वर्क बोले तो टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग इन अ सिस्टम इज जीरो, ये वर्चुअल वर्क कहलाता है। इसी को अपन अगर सिस्टम में अप्लाई करें तो आप नोटिस करोगे कि पुली पे रस्सी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रही है, लेकिन जो पुली है वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, ठीक है। तो क्योंकि हिल नहीं रही तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो भले इस पे फोर्स है परंतु इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से पुली का वर्क डन जीरो हो जाता है। रस्सी के द्वारा पुली पे किए जाने वाला जो वर्क है वो जीरो हो जाता है। ये बात अपन ध्यान रखेंगे। एक और बात, अगर पुली मूवेबल हो तो इस सिस्टम में आप देख सकते हो कि ये जो पुली है मूवेबल है, ठीक है। यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। तो यहाँ पे आप छोटी सी एक बात याद रखना कि चलो उसका मूवमेंट तो हो रहा है, फोर्स भी उस पर लग रही है, परंतु ये जो पुली है वो मासलेस है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होगी। दैट मीन्स उस पर जितना भी वर्क होगा वो अल्टीमेटली तो जीरो होगा। वाई? बिकॉज ना ही वो वर्क काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है ना ही पोटेंशियल एनर्जी बदल सकता है। तो अपन बोलेंगे पुली पे भी वर्क डन हमेशा जीरो होगा, चाहे पुली रुकी रहे या पुली मूव करती रहे। तो ये जो वर्क डन है अल्टीमेटली हम रस्सी का लिखते हैं पूरे सिस्टम पे। तो अल्टीमेटली अपना वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है? टोटल वर्क डन बाय अ स्ट्रिंग इन अ सिस्टम ऑफ मासेस पुली जो भी है दैट इज ऑलवेज जीरो। तो हमेशा अपन ध्यान रखेंगे पुली पे वर्क डन रस्सी का जीरो होता है, इस ब्लॉक पे होता है और इस ब्लॉक पे होता है। चलो एक फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप होगा कि ये जो ब्लॉक्स हैं जो मूव कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, इनका आप एफबीडी बना लो और इन पे सिर्फ और सिर्फ रस्सी का जो फोर्स है, टेंशन फोर्स है, वो बना लो। तो आप नोटिस करो क्योंकि सिस्टम में एक ही रस्सी है तो एक रस्सी में हम बोलते हैं एक ही टेंशन होता है, राइट।
तो मैं बोलूंगा इस ब्लॉक पे टेंशन लग रही है ऊपर, राइट, और बी ब्लॉक पे टेंशन लग रही है अगेन ऊपर, ठीक है। एमजी वगैरह इसमें नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ रस्सी का डायग्राम आपको बनाना है, रस्सी का एफबीडी आपको बनाना है। अब अपन सोचते हैं आप जहां मर्जी वहां डायरेक्शन ऑफ मोशन ले सकते हो। तो मैं बोलता हूं मान लीजिए ए ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, बी ब्लॉक ऊपर मूव किया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं एक्स ए मूव किया ए ब्लॉक नीचे और बी ब्लॉक ऊपर मूव किया एक्स बी, ठीक है, तो अपन बी पे यहां बना लेते हैं कुछ एक्स बी चल गया और ए नीचे चल गया एक्स ए, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है, टोटल वर्क डन बाय अ स्ट्रिंग ऑन द सिस्टम। तो आप देखोगे इस पुली पे वर्क डन तो 0 होगा, तो पुली का वर्क डन कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जो भी सिस्टम, जो भी ब्लॉक्स हैं, उन पे रस्सी का वर्क डन टोटल लिख के इक्वल टू 0 करा देना है। तो यहां से अपन को मिल जाएगा कि उन ब्लॉक्स के मोशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमको निकल के मिल जाएगा। तो यहां पे आप नोटिस करो ए ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रही है और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे हुआ है, हमने माना। अच्छा, ये नीचे चलेगा तो ये ऊपर चलेगा, इतना अपन लगा सकते हैं लॉजिक। इस मेथड की सबसे बढ़िया बात ये है, अगर मान लो आपने एक्स ए को ऊपर लिया और एक्स बी को नीचे लिया, या फिर दोनों को ऊपर ले लिया या दोनों को नीचे ले लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो भी डायरेक्शन आप लोगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपको मिलेगी, अगर वो माइनस में आती है तो आप समझना कि एक्स से नीचे नहीं है, वो ऊपर है। आपने जो लिया उसके सामने माइनस आने का मतलब है आपकी ली हुई डायरेक्शन गलत है, उसको घुमा दो, बस वैल्यू बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक्स ए और एक्स बी इस तरीके से आप ले लो। अब आप क्या करो, ए पे आप सोच सकते हो टेंशन ऊपर लग रही है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हमने कुछ नीचे माना एक्स ए। बी पे टेंशन ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। अब अपन को वर्क डन लिखना है। वर्क डन अभी मैंने बताया था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन अगर अपन लिखते हैं यहाँ पे, तो आप देखो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है। दो अपोजिट वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 होता है। दो वेक्टर जब सेम तरफ पॉइंट करे तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो यहां पे अगर मैं वर्क डन लिखूं तो टोटल वर्क डन अपन लिख सकते हैं, ए के लिए अपन वर्क डन लिखेंगे टी इंटू एक्स ए इंटू कॉस 180, प्लस बी के लिए अगर वर्क डन लिखें तो लिखेंगे टी इंटू एक्स बी इंटू कॉस 0 डिग्री। तो ये टोटल वर्क डन बाय रस्सी आ गया। अच्छा, पुली पे कोई वर्क डन नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये पुली यहां से हिल ही नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये टोटल वर्क डन मिलके इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो अपन को क्या मिलेगा, टी एक्स ए कॉस 180 माइनस के साथ आएगा तो माइनस लगा लो, प्लस टी एक्स बी कॉस 0 प्लस 1 हो जाएगा, दिस मीन्स इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हो इस वैल्यू को मैं इस तरफ कुदा दूं तो अपन को मिलेगा टी एक्स बी बराबर टी एक्स ए। तो अब देखो टी से टी कट जाएगा, तो यहां से अपन को सीधा सीधा दिख रहा है एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी। तो यहां से अपन को समझ में आता है कि ये जितना भी चलेगा इसको भी उतना ही चलना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप देखोगे एक्स ए बराबर एक्स बी तो आया है, डिफरेंशिएट कर दो तो मिल जाएगा डी एक्स ए बाई डी टी बराबर डी एक्स बी बाय डी टी। मतलब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो अपन ने यहां बना रखी है ये वाली, ठीक है। यहां से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इसको ध्यान रखना। सिमिलरली v को भी अगर एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b। इसका मतलब जिस हिसाब से ये नीचे चलेगा उसी हिसाब से ये ऊपर चलेगा, या फिर जिस हिसाब से ये नीचे चलेगा उसी हिसाब से ये ऊपर चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा सिस्टम किस तरफ भागेगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या नोट करने वाली है कि भैया यहाँ पे इन ब्लॉक्स का मास से हमें कोई लेना देना नहीं है, इनका मास कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास के इंडिपेंडेंट आता है। ये जो वर्चुअल वर्क का तरीका, ये सिर्फ हमें जो भी बॉडीज है उनके बीच में क्या मूवमेंट हो रही है उनका एक रिलेशनशिप देता है, ठीक है। मास का इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली अपन को ध्यान रखना है, इस मेथड से हम जो भी बॉडीज के बीच में मोशन हो रहा है रस्सियों की वजह से, पुली की वजह से, वो रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं। इसमें मास का कोई लोचा नहीं है, तो कभी मास के चक्कर में मत पड़ना कि कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है। चलो फटाफट बढ़िया बढ़िया 2-3 एग्जांपल्स अपन करते हैं और उससे समझेंगे कि इसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यार इस सवाल में अपन को इस तरीके से कुछ सिस्टम दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि ए जो है उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है, तो अपन से बी का एक्सेलरेशन पूछा कि कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, इन ब्लॉक्स का एफबीडी बना लो जो भी मूव कर रहे हैं, राइट, और उनमें टेंशन फोर्स आप बना लो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप नोटिस करना, ये एक सिंगल रस्सी है पूरी, तो एक रस्सी में एक टेंशन होगा, तो इसको मैं T1 टेंशन बोल देता हूं इस रस्सी में। तो ऊपर वाली रस्सी में अपन T1 टेंशन बोल देते हैं, और नीचे वाली जो रस्सी आप देखो ये अलग एक और रस्सी है, तो अलग रस्सी में अलग टेंशन होगा, तो नीचे वाली रस्सी में टेंशन कुछ T2 बोल देता हूं। तो अपन बोल सकते हैं B के ऊपर जो टेंशन होगा वो T2 वाला होगा,
ए के ऊपर जो टेंशन होगा वो T1 वाला होगा। अब यहाँ पे अपन को अज्यूम करना है कि ए कहीं पे चला और बी कहीं पे चला। तो मैं मान लेता हूं ए जो है वो ऊपर चला, मान लो कुछ XA, और बी जो है वो भी ऊपर चला, मान लो XB। मैं थोड़ा सा गलत लेके ही चल रहा हूं, अपने आंसर में आप देखोगे अपने आप वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब अपन वर्क डन लिखेंगे तो आप नोटिस करो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप सीधा लिख दो, क्योंकि cos 0 डिग्री बनेगा जो 1 बन जाएगा। वेयर एज अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपन सोच सकते हैं वहां पे cos 180 डिग्री बनेगा, तो वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं T1 XA प्लस T2 XB मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है, अगर इसको आप उस तरफ कुदा दो तो आपको मिलेगा T1 XA इक्वल्स माइनस T2 XB, इस तरीके से कुछ मिल जाए। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो कि ये T1 और T2 अब कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो अपन XA और XB के बीच में रिलेशनशिप कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि इन दोनों रस्सियों को कौन सा एलिमेंट जोड़ रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे ये पुली जोड़ रहा है ये वाला। तो अगर मैं इस पुली की FBD बनाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस पुली पे यहाँ पे T1 लग रहा है और नीचे यहाँ पे T2 लग रहा है, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो मैंने B का मोशन ऊपर की तरफ लिया है, मतलब मान लिया है कि B ऊपर चल रहा है कुछ AB से। तो आप सोचो ये पुली भी ऊपर चल रही होगी AB से, क्योंकि जो हरकत पुली करेगी वही हरकत ये ब्लॉक B भी करेगा, राइट। तो अपन सोच सकते हैं कि अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है कुछ AB से, तो अपन देख सकते हैं बड़ी फोर्स ऊपर है और छोटी फोर्स नीचे है, तभी ये बॉडी ऊपर जा रही है। तो अपन लिख सकते हैं 2T1 माइनस T2 बराबर MAB। इसमें मास इस पुली का है, लेकिन हमको उनको पता है कि ये पुली आइडियल है तो इसका मास 0 होगा, तो ये वाली टर्म निपट जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से मिलेगा 2T1 बराबर T2। तो देखो यहाँ से T1 और T2 में भी अपने पास एक रिलेशनशिप आ गया, और ऊपर अपने पास एक और इक्वेशन था, उसमें अपन T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप देखोगे इस T2 की वैल्यू को उठा के यहां रख दूंगा तो अपन को मिलेगा T1 XA इक्वल्स माइनस टाइम्स ऑफ 2T1 XB। ठीक है, अब देखो T1 अब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा XA बराबर माइनस 2XB। इस माइनस के आने का सेंस यही सोच सकते हो कि जो हमने XA की डायरेक्शन ली है या तो वो उसको उल्टी कर दो, या तो जो आपने XB की डायरेक्शन ली है उसको आप उल्टी कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं सोचता हूं अगर XA ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन में 5 ऊपर ही दिया है, तो ऊपर को सही ले लो, XA सही है तो XB को घुमा दो, XB की जो डायरेक्शन आपने ली है उसको घुमा दो। मतलब A अगर ऊपर जाएगा तो B को नीचे जाना पड़ेगा, ये इस माइनस का मतलब है। ठीक है, तो अगर आप गलती से डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो आंसर में वो हिसाब बैठ जाता है, ये चीज आप समझो। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा VA बराबर माइनस 2VB। इसी तरीके से एक और बार करूंगा तो अपन को मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ A बराबर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B। अच्छा, अगेन बोल रहा हूं, ये माइनस का मतलब है कि हमने ऊपर लिया था और असली में भी नीचे जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं A का एक्सेलरेशन 5 है और ये 2 को डिवाइड में फेंक दूंगा तो AB अपने पास आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन अब बोलेंगे कि ये जो B ब्लॉक है असल में नीचे जा रहा होगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो चलो इसके बाद एक और बढ़िया से एग्जांपल देखते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में हमें और ज्यादा मदद होगी। तो इस अगले सवाल में अपन को 2 ब्लॉक्स दिए A और B, और अपन को बोला है कि जो A ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग से इन दोनों के बीच में कुछ हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है, इनके बीच में 1 2 3 4 पुलिस लगी है इस तरीके से, और अपन को पूछा है B का वेलोसिटी आप बताओ। तो सबसे पहला काम क्या होगा, FBD बनाओ, उसमें रस्सी के टेंशन फोर्सेस आप बना दो। तो इस तरीके से अपन रस्सियां बनाएंगे, लेकिन इनकी टेंशंस की वैल्यू क्या होंगी चलो देखते हैं। अब आप नोटिस करो कि ये पूरी सिंगल रस्सी है। ठीक है, तो इस पूरी रस्सी में एक सिंगल टेंशन अपन कुछ T मान लेते। तो अब आप नोटिस करो इस वाले पुली को ये रस्सी यहाँ खींच रही होगी, यहाँ खींच रही होगी, इस वाले पुली को यहाँ खींच रही होगी, यहाँ खींच रही होगी, इस वाली पुली को यहाँ और यहाँ, और इस वाली को यहाँ एंड यहाँ, और इस ब्लॉक को ये टेंशन यहाँ खींच रहा होगा। अब आप नोटिस करो कि ये टेंशन T, ये टेंशन T, तो क्योंकि पुली मासलेस है तो ये वाली टेंशन बराबर हो जाएगी, अभी जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में अपन ने देखा था, राइट। तो अपन बोल सकते हैं ये T, तो ये वाली रस्सी में टेंशन आएगी 2T। सिमिलरली T तो ये वाला 2T, T तो ये वाला 2T, T तो ये वाला भी 2T, और यहाँ पे T। तो आप सोचो B के ऊपर क्या लग रहा है 2T, और ये वाला 2T, और ये वाला T। तो अपन बोलेंगे 2T और T यहां लगेगा। A पे आप सोचो पीछे लग रहा है T, ये और ये मिलके इस पे 2T लगा देंगे, ये वाला और ये वाला मिलके यहाँ पे 2T लगा देंगे, तो ऐसा कुछ FBD में बन जाएगा। अच्छा, A मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है,
और बी का अपन को निकालना है। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो ए यहाँ पे कुछ एक्स ए चलता है और बी यहाँ पे कुछ एक्स बी चलता है, ठीक है। तो आप देखो इस पे जो नेट फोर्स है पीछे आ रही है 5t और ये आगे चल रहा है। तो अपन को पता फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे 180 डिग्री, नेगेटिव में आएगा वर्क डन। तो इसका वर्क डन आप लिख दो -5t इंटू एक्स ए। सिमिलरली बी के केस में आप देखोगे 5t जो है टोटल आगे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आप वर्क डन लिख दोगे 5t इंटू एक्स बी। अच्छा, टोटल वर्क डन बाय ऑल द रस्सी इज 0। तो यहां से आप देखोगे कि टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स बी बराबर एक्स ए आ जाएगा। तो इवन दो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम हमें दिख रहा है, पर इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, क्योंकि ए जितना चलेगा बी भी उतना चलेगा। मतलब अगर ये 10 से चल रहा है तो ये भी 10 से ही चलेगा। तो बी का एक्चुअली मूवमेंट जो होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। चलो एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम फाइनली वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो यार इस सवाल में आप देखोगे कि एक ब्लॉक बी दिया, एक ब्लॉक ए दिया। जो बी है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और जो ए है उसकी स्पीड अपन को पता लगानी है और ये एंगल्स अपन को दे के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर एक आइडियल पुली लगी है जिसके थ्रू ये सिस्टम चल रहा है। तो अपन को V निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है भाई, FBD बना लो। तो मजेदार बात ये है कि ये सिस्टम जो है एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है यहाँ पे, इसलिए अपन ने T ले लिया। अब अपन को वर्क डन लिखना है, ठीक है। अपन सोचते हैं कि मान लो जो B है इधर चल गया कुछ XB, A जो है वो इधर चल गया कुछ XA। अब आप देखो यहाँ पे दोनों एक लाइन में नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल है। तो आप देखोगे XB और T के बीच में एंगल 37 है, वेयरएज XA और T के बीच में 180 - 53 डिग्री एंगल है। तो वर्क डन प्रॉपर अपन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा T XB cos 37 प्लस, इस केस में अपन को वर्क डन लिखना पड़ेगा T इंटू XA इंटू cos 180 - 53। तो अपन को एक चीज ये पता है कि cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, राइट। तो ये बन जाएगा T XB cos 37 प्लस T XA, नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पे प्लस को हटा के अपन माइनस कर देते हैं, माइनस cos 53, ठीक है। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में अपन सीखते हैं, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, टोटल वर्क डन बाय रस्सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप नोटिस करो T कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 के उस पार ले जाएंगे जब, तो यहाँ पे मिलेगा XB इंटू cos 37 4/5 इक्वल टू XA इंटू cos 53 इज 3/5। तो अब देखो 5 कटेगा तो अपन को मिलेगा XB इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स XA, ठीक है। या फिर XA को अपन लिख सकते हैं 4/3 टाइम्स XB, जैसे भी आप चाहो। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ A बराबर 4/3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ B आ जाएगा। तो अपन को वेलोसिटी ऑफ B आप देखोगे 5 दे रखा है, तो A की वेलोसिटी यहां से क्या आ जाएगी 4/3 इंटू 5, तो अपन को मिलेगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो जो A होगा वो यहाँ पे 20/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा होगा। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है वर्चुअल वर्क का। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वर्चुअल वर्क को आप और भी जगह अप्लाई करो और उससे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को देखो कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं। बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे सवाल इसके आप लगाते रहो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और अगले वीडियो में मैं आपसे वेज कंस्ट्रेंट की बात करूंगा। बढ़िया से वेज कंस्ट्रेंट भी सीखेंगे और कैसे उसको अप्लाई करते हैं ये भी अपन देखेंगे। तो सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करो और ठंड में बच के रहना। सो टेक केयर, बाय बाय।